हेलो गाइस। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। और आज इस वीडियो का बेसिक मोटिव ये है कि आज मैं आपके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, हर देश में होती है, इंडिया में भी है। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंजेस किए हैं। और इन चेंजेस को लाने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी देश को परेशानी हो रही है तो वो है चाइना। अब चाइना को इतनी परेशानी हुई है कि उसने रिसेंटली कहा कि ये जो इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस लाए हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिनको जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WTO कहते हैं, ये उनके बेसिक प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन पे भी इम्पैक्ट डालेगा, ये चाइना का कहना है। लेकिन इसमें चाइना को परेशानी क्यों हो रही है ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है और उस पॉलिसीज़ को जानना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप जानिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली है कि अगर एक कंट्री का इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है बिजनेस में, अगर वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सकता है कंपनी किसी दूसरी कंट्री के कंपनी में, जिससे कि उसको कंट्रोलिंग पावर उस कंपनी में उस कंट्री के कंपनी में मिल जाए। तो इस तरीके की पॉलिसीज को FDI पॉलिसी कहते हैं, जो हर देश अपने इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये आप देखिए कि ये FDI आया क्यों। सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ अगर हो आपके दिमाग में आ रही है या कोई पॉइंट उठ रहा है तो उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये पिक्चर में आया क्यों। तो ये इट कम्स इनटू पिक्चर बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमीज को बूस्ट करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना है, फॉरेन फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स को बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। तो अब FDI क्या होता है ये मोटा मोटा हम लोगों को पता चल गया। अब FDI में इंटर करने के लिए अगर कोई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की इकोनॉमी में आ करके इंडियन इकोनॉमी में पेंट्रेट करना चाहता है, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके हम सबसे पहले जाने कि कितने रूट होते हैं। अब ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, ये मैंने नहीं बनाया, ये पॉलिसीज का ही हिस्सा है। FDI एंट्री रूट इन इंडिया। ये देखिए टोटल 3 कैटेगरी है, 3 तरीके से आप एंटर कर सकते हैं FDI में इंडिया में। पहला तो FDI परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया में कोई भी ऐसा ऐसा बिजनेस जो प्रोहिबिटेड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जिसमें गवर्नमेंट समझती है कि इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इंडिया की जो मेजर यानी कि मेन ओनरशिप है वो विद इन इंडिया ही रहेगी। तो इस तरीके के बिजनेस में एंट्री करने के लिए ये ऑटोमेटिक रूट बनाया गया कि आप आइए इन्वेस्ट करिए, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर करके अपना काम कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है FDI परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट रूट, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट रोल में आ जाती है। अब गवर्नमेंट रोल में आएगी तो आपको बहुत सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये बेसिकली वहाँ पे पिक्चर में आता है जब गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में या इस सेक्टर में ओनरशिप बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स के पास नहीं जानी चाहिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कंप्लायंसेस बढ़ा देती है। और तीसरी कैटेगरी है FDI परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटिक रूट, यानी कि ये एक तरीके का हाइब्रिड है। हाइब्रिड रूट है मतलब विद समथिंग, मतलब टू द एक्सटेंट जो परमिशन है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जैसे कि आप बहुत सारी सर्विसेज आप पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा। जैसे अब सिविल एविएशन फील्ड है, उसमें होता है कि अप टू 49%, उसमें भी सारी नहीं, सिविल एविएशन के कुछ सेक्टर हैं जिसमें 49% तक ऑटोमेटिकली FDI परमिटेड है। यानी कि जो इक्विटी होता है, जैसे टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल अगर मान लीजिए 100 रुपए है उस किसी कंपनी की, तो 49 रुपए तक अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 49 रुपए तक आप ऑटोमेटिकली परमिटेड है। लेकिन अगर आप 49 से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो कैटेगरीज होती हैं ये क्या कहलाती हैं, FDI परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटेड रूट। ठीक, तो इस तरीके से एक फॉरेन इंडिया की इकोनॉमी में एंटर कर सकता है। ये 3 कैटेगरी होती है। ये हो गया है कॉन्सेप्ट। अब देखिए कि अमेंडमेंट क्या आई है जिससे कि चाइना को इतनी परेशानी हो रही है कि उसने इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वायलेशन कह दिया, उसके प्रिंसिपल्स का। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये अमेंडमेंट बेसिकली 17/4/2020
17/4/2020 को आई हुई है ये अमेंडमेंट, अभी रिसेंटली आई है। अब ये देखिए ये आई क्यों है, ये बेसिकली इसलिए आई है, यहाँ पे पढ़ना ये ध्यान से जरूरी है, फॉर कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक takeovers, acquisitions of Indian companies due to the current COVID-19 pandemic। मतलब जबकि ये एक मानव जाति के ऊपर कहर चल रहा है, कोई फ्रीली अपना बिजनेस इनहेंस नहीं कर पा रहा है, कोई फ्रीली नॉर्मल बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो उस समय अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक या कोई ऐसी कंपनी बैठी हुई है जो इसी फिराक में थी कि अब ये अच्छा समय है, हम यहाँ पे इसको टेक ओवर कर लें, तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया है। अब ये अमेंडमेंट लाते ही चाइना का रिस्पांस ये था, चाइना ने रिस्पांस किया कि ये अमेंडमेंट जो इंडिया ने एफडीआई पॉलिसी में लाया है, ये क्या है, वायलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स का वायलेशन किया हुआ है। अच्छा, अब ये है क्या, व्हाट इज इट? अभी देखिए, हम पूरी एफडीआई पॉलिसी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ चाहता था कि जो अमेंडमेंट आई है, अभी न्यूज़ पे चल रहा था, कल मैंने देखा था कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फिर उनकी जो कॉमर्स इंडस्ट्री वाले हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ क्यों ना मैं शेयर करूं। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या थी इनकी? एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ये अगर आप पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा पैरा 311 में कि ए नॉन रेजिडेंट एंटिटी, मतलब कोई भी नॉन रेजिडेंट एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में। बेसिकली एफडीआई आया है तो कर ही सकती है, सब्जेक्ट टू द एफडीआई पॉलिसी, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है उसके सब्जेक्ट में। इन दो सेक्टर्स एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड, मतलब उन सेक्टर्स या एक्टिविटीज में नहीं कर सकती जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिटेड कर रखी है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हाथ के हाथ बता ही देते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिटेड कर रखे हैं। ये देखिए, ये कुछ हैं। लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी, इसमें कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। गैम्बलिंग बेटिंग इंक्लूडिंग कसिनोज, इसमें कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। चिट फंड, जो कि अब बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, होते भी नहीं है नॉर्मली, इसमें भी नहीं हो सकता। निधि कंपनीज, अब निधि कंपनीज में भी नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में आएगा निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी बेसिकली नॉर्मल एक कंपनी की तरह ही इनकॉर्पोरेट होती है, बस इसका ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य ये होता है कि ये कहीं बाहर कोई बिजनेस नहीं करती है। इसके जो आपस के मेंबर होते हैं, ये लोग आपस में ही क्या करते हैं, एक दूसरे से लोन लेता है, दूसरा दूसरे को लोन देता है, यानी कि खुद में ही उधार बांटते और लेते रहते हैं, जिसके थ्रू ये कंपनी चलती रहती है। ये बेसिकली एक म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी होती है ना, इसका मेन काम ये होता है। उसके बाद फिर टीडीआर, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये बेसिकली टीडीआर क्या होते हैं कि हम, जैसे मेरे पास कोई एक, मान लीजिए जमीन है मेरे पास, उसका एक राइट होता है, मतलब जमीन मेरी है तो मेरे पास उसका राइट है। अब अगर मान लीजिए वो राइट की ये जमीन मेरी है, ये डेवलपमेंट करने का राइट भी मेरा हुआ, लेकिन इन केस अगर मैं क्या करूं कि ये राइट मैं किसी और को दे दूं कि ये जमीन आप लीजिए, अब आप इस पे जो भी है क्या करिए, डेवलपमेंट करिए। तो अगर हम इस तरीके से अपने राइट को ट्रांसफर करते हैं फॉर डेवलपमेंट, तो इस तरीके के राइट को हम ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट कहते हैं। ये बेसिकली रियल इस्टेट, एक तरीके से रियल इस्टेट एक्टिविटी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। और रियल इस्टेट बिजनेस कंस्ट्रक्शन, इसमें भी एफडीआई नहीं हो सकती, टीडीआर में भी नहीं हो सकती। सिगार्स, चेरूट्स, ये जो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये बेसिकली सिगरेट और टोबैको से रिलेटेड है, इसमें भी एफडीआई नहीं हो सकती। और सेक्टर नॉट open to private sector investment, atomic energy, railway operation other than permitted activities mentioned under the consolidated FDI policy। ये भी यानी कि जो सेक्टर्स प्राइवेट के लिए नहीं ओपन किए गए हैं, कि प्राइवेट फील्ड इन चीज़ों में नहीं जा सकती, उसमें भी एफडीआई नहीं हो सकती, क्योंकि एफडीआई अपने आप में ही एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर प्राइवेट इंटरप्राइजेज को अलाउ नहीं है अपना काम करना? एटॉमिक एनर्जी हो गई, रेलवे ऑपरेशंस हो गया, हालांकि अब रेलवे में कुछ पार्ट जो है ओनरशिप प्राइवेट कंपनीज के पास भी चले गए हैं। तो ये कुछ आपके प्रोहिबिटेड फील्ड्स थे या सर्विसेज सेक्टर्स एक्टिविटीज थी जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करती है। अब हम आते हैं जल्दी से इस पे। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट यानी कि विदेशी एंटिटी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है
लेकिन वो इन्वेस्टमेंट एफडीआई पॉलिसी के थ्रू होना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि प्रोहिबिटेड है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। प्लस ये कह रहा है कि हाउ एवर ए सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट। मतलब एक कंडीशन और लगा रहे हैं, ये हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं अमेंडमेंट से पहले, एक कंडीशन और लगा रहे हैं कि बांग्लादेश की जो एंटिटी है वो केवल एफडीआई के थ्रू इंडिया में एंटर कर सकती है, केवल गवर्नमेंट रूट के थ्रू, यानी कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं, केवल गवर्नमेंट रूट के थ्रू वो एंटर कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन या कोई भी एंटिटी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan can invest only under the government route। केवल गवर्नमेंट रूट के थ्रू वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान के बिजनेस को या पाकिस्तान के इन्वेस्टर को इतना इजीली इंडिया के इकोनॉमी में एंटर नहीं करने देना चाहते हैं। ये बेसिकली इसलिए डाला गया है, तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना है और उन्हीं सेक्टर्स में आना है जो परमिटेड है। ये बेसिकली अभी के कंडीशंस हैं, जिसमें चाइना को कोई परेशानी नहीं थी। वो कहता था ठीक है, इनकी अपनी पॉलिसीज हैं भाई, ये चाहते हैं कि जो बिजनेस ना करो वो ना करो, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश वाले केवल गवर्नमेंट के रूट से आए तो ठीक है, पाकिस्तान वाले गवर्नमेंट के रूट से आए तो ठीक है, हमारे ऊपर तो कोई बाउंडेशन लग नहीं रही है। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखिए अमेंडमेंट क्या हुई है। अमेंडमेंट ये हुई है कि बाकी सब कुछ सेम है कि नॉन रेजिडेंट एंटिटी इन्वेस्ट कर सकता है सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन दो एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है, जो था वैसे था। लेकिन अब यहाँ पे ये रहा अमेंडमेंट बेसिक इतना, ये क्या कह रहा है कि हाउ एवर एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ इंडिया और वेयर द बेनिफिशियल ओनर of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country। कहने का मतलब कि कोई भी कंट्री जो इंडिया के बॉर्डर के लैंड, यानी कि लैंड बॉर्डर, जो इंडिया का मैप आपने देखा होगा, उसका जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर को जो भी कंट्रीज टच करती हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, और भी जो कंट्रीज हैं, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि उनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना है। कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट, यानी कि जो भी कंट्रीज हैं, इसमें चाइना भी आता है। तो अभी तक तो चाइना ऑटोमेटिक भी क्या कर सकता था, एफडीआई कर सकता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब उसको भी बहुत सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा रखे हैं। ये इतना इजी नहीं होता है। हर आदमी थोड़ा सा कम कंप्लायंसेस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है। कंप्लायंसेस मतलब होता है नियमों का पालन, बहुत सारे रूल रेगुलेशन और नियमों का पालन करना पड़ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट रूट से आते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं अगर आप गवर्नमेंट रूट से आते हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर आप गवर्नमेंट के रूट से आते हैं। तो अब जो भी कंट्रीज जो लैंड बॉर्डर से लिंक हो रहे हैं इंडिया से, वो अब यहाँ पर इंटर करेंगे केवल गवर्नमेंट के रूट से। और खाली ऐसा नहीं है कि खाली वहीं का आदमी हो, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कोई चाइना से, चाइना मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टमेंट मतलब एक कंपनी बना करके हो रहा है, वो मान लीजिए लैंड बॉर्डर में नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिशियल ओनर यानी कि अल्टीमेटली जो फायदा होगा वो किसी लैंड बॉर्डर जो इंडिया से सटा हुआ है उससे रिलेटेड है, तो उसको भी गवर्नमेंट रूट से ही आना है। कहने का मतलब ये कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती है कि चाइना का, बेसिकली यहाँ पे चाइना को ही टारगेट किया गया है, चाइना का कोई भी इस समय इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो ऑटोमेटिक रूट से। इस जो अमेंडमेंट आई है इसका बेसिक मोटिव यही है, बाकी अमेंडमेंट मैंने आपको बता दी है। अच्छा, एक ये छोटी सी और है, इसमें क्या है कि इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी एग्जिस्ट, अच्छा हाँ, इसमें ये कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मान लीजिए अभी कोई ओनरशिप ऑलरेडी है, मान लीजिए अभी ओनरशिप है इंडिया में, एफडीआई है एक यूरोपियन कंट्री की, यूरोप मैं मान लेता हूँ कि साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है जिसने एफडीआई इंडिया में कर रखा है। अब अगर वो अपनी ओनरशिप किसी ऐसी कंट्री को ट्रांसफर करना चाह रही है जो इनमें से जो लैंड बॉर्डर से
जो लैंड बॉर्डर के उधर है, यानी कि जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अगर किसी ऐसे आदमी को वो अपनी ओनरशिप बेच रही है, तो फिर देखिए कहीं ना कहीं इसमें ओनरशिप किसके पास चली जाएगी, जो हमारे लैंड बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो इंडिया इसको भी रोकना चाहती है कि मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना के पास हमारा एफडी, मतलब इंडिया में एफडीआई के थ्रू ओनरशिप नहीं जानी चाहिए, और ओनरशिप भी ऐसी नहीं होती है, वो कंट्रोलिंग ओनरशिप होती है। तो इंडिया इस चीज़ से अभी बचना चाहता है। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टेप उठाया है, इसीलिए चाइना जो है इसको कहीं ना कहीं इससे परेशान है। तो उम्मीद है कि यही छोटी सी अमेंडमेंट थी, ये 17(4) की है। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। हाँ, बजट का सेशन जल्दी आने वाला है, सेकंड पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू।